हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज अगस्त 28। चलिए देखते हैं आज का था। एक तो पेज वन पे डीपोर बिल का था। ये बहुत बार आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो रेलवे लाइंस का कह रहे हैं कि वहाँ पे वो डिस्टर्ब कर रहे हैं उन एरियाज़ को। तो अब वो इको सेंसिटिव जोन कर दिया डिक्लेयर। तो अभी उसमें क्या, इको सेंसिटिव में क्या होता है, तो अगर आपने जानना है व्हाट इज़ इको सेंसिटिव जोन एरियाज़, उसमें क्या क्या वो हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा। मैं आपको लेक्चर्स बता दूंगा कि कौन से हैं इको सेंसिटिव जोन्स के। बट अभी ज़रूरी नहीं था। अभी ज़रूरी ज़्यादा क्या आता है, डीपोर बिल का आपको बेसिक फैक्ट्स जानने, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ये सब। तो आप 16 अगस्त का सुन सकते हैं। अगर जिसका मन है कि अगर आपको पता करना है कि इको सेंसिटिव जोन्स में क्या क्या लॉज हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा, क्योंकि बाकी सब ने बहुत अच्छी तरह नोट डाउन करके होंगे। जिन जिनको रहता है या जो नए हैं वो कमेंट डाउन करिएगा, हम आपको बता देंगे। एक आप दीपोर बिल का जब बनाएंगे तो उसमें याद रखिएगा, साथ में ना कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन घुमा फिरा के। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रानी रिजर्व फॉरेस्ट और गढ़बंडा रिजर्व फॉरेस्ट इसके एडजॉइनिंग है, ठीक है। वहीं से एलिफेंट्स आते हैं बेसिकली यहाँ पे पानी वगैरह लेने या जो भी मन होगा उनका। तो पेज वन पे था एक वो फाइनेंशियल सारा का दे रखा था, जो मोनेटाइजेशन कर रहे हैं वो, उसका भी हम एडिटोरियल डिस्कशन भी करेंगे। बट थोड़े से फैक्ट्स आप नोट करिएगा। एक तो जो ये एफएसडीसी है, ये क्या है, ये नॉन स्टैट्यूटरी है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी मीन्स किसी एक्ट में पास नहीं हुई थी। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन 2010। कब हुआ था? 2010। ये चीज़ें ना छोटी बड़ी नोट डाउन करिएगा। आपको मैं अभी बताऊंगा क्यों। 2016 में इसके ऊपर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था और कैसे आया था आप बताता हूँ। सेकंड, इसको रिकमेंड किसने किया था, प्रपोज किसने किया था? रघुराम राजन की कमेटी बैठी थी 2008 में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर। उन्होंने प्रपोज किया था दैट टू क्रिएट अ एफएसडीसी। इसको चेयरमैन कौन है? इसका चेयर करता है फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर कौन कौन से हैं इसके? आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए। आप समझ रहे होंगे, पीएफ प्रोविडेंट फंड का, आईआरडीए इंश्योरेंस का, सेबी स्टॉक्स का, आरबीआई बैंक्स का। और उसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। 2018 में मगर इसकी कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया गया था और इसमें इंक्लूड कर लिया गया था, मतलब ये तो है ही जो है पहले, इनके साथ इंक्लूड कर लिया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अगर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होता है, उसको इंक्लूड कर लिया गया था, जो रिस्पॉन्सिबल है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हो सकता है आपसे कॉम्पोजिशन में अगर ये आएगा तो आप सोचेंगे इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन का तो कोई मतलब नहीं है, नहीं ये भी है। और चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और रेवेन्यू सेक्रेटरी, ठीक है। इसकी जो सब कमेटी होती है उसको हेड करता है आरबीआई का गवर्नर। और जो काउंसिल है वो इनवाइट करती है एक्सपर्ट्स, कैन इनवाइट अगर उनकी इच्छा है तो। अगर कोई ऐसा किसी बात पे अगर उनको गाइडेंस चाहिए या कुछ सलाह चाहिए तो वो बुला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली इनका? इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि जो मैकेनिज्म है ना, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है, उसको स्ट्रेंथन करना, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स फॉर्मलाइज करना उसको। और इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने देखा कि कितनी बॉडीज़ है इसमें, सेबी है, आरबीआई है, पीएफआरडी है। तो इन सबको इंटर रेगुलेटरी, जो इन अलग अलग रेगुलेटर्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन हासिल करना, प्रमोट करना फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा इनका मकसद जो है, इंटेंशन जो है, वो है मॉनिटर करना मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन क्या होता है बेसिकली, कि कैसे एक फाइनेंशियल सेक्टर से पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ता है, ठीक है। मतलब सपोज करिए एक बहुत बड़ी लार्ज सेक्टर कंपनी है, उसके अगर घाटा होता है या कुछ दिक्कत आती है तो उससे इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको सुपरवाइज करना, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन। तो उसको भी ये मॉनिटर करते हैं, ठीक है। और लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स के फंक्शनिंग को भी एक्सेस करते हैं। उसके बाद नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में 26 अगस्त प्लीज़ सुनिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। फिर उसके बाद एडिटोरियल पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का पूरा दे रखा था। देखिए उसमें क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट जो है 23 अगस्त में हमने डिस्कस किया था, उसको अच्छी तरह कर लेना। लास्ट में जो हमने कंक्लूजन लिखा था कि हमें अब जजेस ने तो ले ली है इनिशिएटिव, अब बारी है गवर्नमेंट की, तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि लास्ट में वो हटा के इन वेलकम साइन, बहुत अच्छा वेलकम साइन है कि जो तालमेल इन्होंने बिठाया है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ने, कि प्रेसिडेंट ने विद इन अ डेज कि जैसे इन्होंने पास करी, इन्होंने तुरंत का तुरंत अप्रूव कर दिया, साइन कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज अ कंक्लूजन आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद एडिटोरियल था फाइनेंशियल मोनेटाइजेशन का। अब क्या है, जो गवर्नमेंट जो मोनेटाइजेशन कर रही है, पहले आपको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन सुन लेना अच्छी तरह, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एनएमपी। उसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए चलो ठीक है, ये फंडिंग की बात कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि दे देंगे प्राइवेट पार्टीज को, ओनरशिप नहीं देंगे बट दे देंगे, चलो एक लमसम अमाउंट आ जाएगा गवर्नमेंट के पास, उसको वो किसी और जगह भी लगा सकती है। अब इसमें दिक्कतें क्या हैं और अच्छा क्या है?
देखिए, हम कहेंगे कि जो एरिया जो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं कर रखा है, व्हिच इज़ नॉट यूज्ड एडिक्वेटली या अंडर यूटिलाइज्ड है। कोई सपोज़ करिए कोई भी एरिया जिसको गवर्नमेंट ने प्रॉपर यूटिलाइज़ ही नहीं कर रखा है, गवर्नमेंट वहाँ से अगर सपोज़ करिए ₹100 इनकम होनी चाहिए, सिर्फ़ ₹10 या ₹20 निकाल रही है, तो वो बहुत अच्छा एक आइडिया है। क्यों? क्योंकि क्या है, प्राइवेट वाले क्या है, इनोवेटिव आइडिया के साथ आते हैं, अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं, वो ना इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, थोड़ा उसको खूबसूरत बनाएँगे, अच्छा बनाएँगे और उसमें से हायर लेवल ऑफ कैश फ्लोज़ निकाल सकते हैं। मतलब सपोज़ करिए, क्योंकि जब बिडिंग होगी उसकी, तो वो तो उस हिसाब से होगी ना कि इसमें से ₹20 सिर्फ़ अर्निंग होती है, तो उस हिसाब से होगी और हो सकता है प्राइवेट वाले ऐसी इन्वेस्टमेंट करें उसमें लाके, ऐसा उसको खूबसूरत ऐसा निखारें, उसको अच्छा करें, यूटिलाइज़ करें कि उसमें से ₹100 होने लग जाए। तो उससे क्या है कि गवर्नमेंट को बेनिफिट है कि गवर्नमेंट में पैसा आ गया, प्राइवेट वालों को पैसा है कि प्राइवेट वाला पैसा आ गया। तो ये विन-विन सिचुएशन होगी। दूसरा क्या होगा कि हम एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी उस एसेट की। देखिए सीधी-सी बात है, हर एक एसेट की एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। इकोनॉमी कैसे बेनिफिट करेगी? क्योंकि इकोनॉमी इसलिए बेनिफिट करेगी क्योंकि वहाँ की एफिशिएंसी बढ़ गई है, ठीक है? तो हम कहेंगे कि भैया मोनेटाइजिंग अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स मच टू रिकमेंड। अब क्या है कि अब हमारे को दिक्कत कहाँ जाएगी? उन एसेट्स के लिए जो प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हाईवे का, जिसमें ऑलरेडी गुड ट्रैफ़िक है। इसमें क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं है, क्या इन्वेस्ट करेंगे ना वो? क्या एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे? अगर एक सड़क बनी हुई है, प्रॉपर सड़क बनी हुई है, उसको क्या एफिशिएंसी इंप्रूव कर लेंगे आप उसको? और उसको तो बेसिकली यही है कि बस टोल जहाँ गवर्नमेंट ले रही थी, अब एक प्राइवेट पार्टी आके लेने लग जाएगी। जहाँ ₹30 गवर्नमेंट ले रही थी, वहाँ ₹30 ये लेना शुरू कर देंगे। तो एफिशिएंसी तो कुछ बढ़ा ही नहीं सकते ना आप। आपको बेसिकली क्या है, आप सिर्फ़ ऑपरेशन उनके वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इन इकोनॉमी को कोई ना कोई बेनिफिट तो होता है, अंडर यूटिलाइज़्ड एसेट में तो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या एफिशिएंसी बढ़ रही है वहाँ पे। वहाँ से एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से इनकम जनरेट हो रही है, बट ये तो ऑलरेडी इनकम जनरेट हो रही थी। अब इसमें तो कुछ प्राइवेट वाले कुछ लाके कुछ नया नहीं कर देंगे ना। अगर या तो है सड़क बनी ही ना हो, बनाएँ और उसपे टोल लगाएँ तो बात भी है। मगर वो भी एक प्रॉब्लम होगी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या मगर कहते हैं कि प्राइवेट जो इनिशिएटिव है ना, आप देख लेना हमेशा आपको ना जो ये प्रॉपर्ली यूटिलाइज़्ड जगह हैं उन्हीं पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्या एक सर्टेन है उनको। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से कैश फ्लो रिटर्न्स जो हैं मोर सर्टेन है। वो एक अपना डेटा बना सकते हैं कि भैया यहाँ से इतना पैसा आएगा ही आएगा। कल को वो एक नई जगह लेके कुछ बनाएँगे तो उनको क्या पता ना कि वहाँ से हम सोच रहे हैं 100 आ जाए, पता नहीं 100 आएगा नहीं आएगा, पता चले वो 10 या 20 जो आ रहा है वो भी ना आए। तो प्राइवेट तो बेसिकली देखिए हमें इसमें एक ही टेंशन रहेगी कि प्राइवेट का जो जो भी जगह लेंगे, वो उसी में से लेंगे जहाँ उनको खुद का फ़ायदा होता दिखेगा, ना कि पब्लिक का। ठीक है? एक प्रॉब्लम इसमें ये है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है कि देखिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा वैल्यूएशन करना। कोई भी एसेट की जिसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, जो हम दे रहे हैं उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नॉट द ओनरशिप, ओनली द ऑपरेशंस। तो अगर हमको जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन कैसी होगी? मतलब जो लॉन्ग टर्म होराइज़न के होंगे 30 इयर्स, 40 इयर्स उनकी कैसे वैल्यूएशन होगी? और अगर सपोज़ करिए कुछ ऐसा हुआ कि जो बिडर है, उसने जो पे करा है, उसको पता चले उसने बहुत ज़्यादा पे कर दिया, वहाँ से इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा? अगर सपोज़ करिए एग्ज़ाम्पल लीजिए टोल का ही, तो वो टोल के प्राइस बढ़ा देगा। इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा हम लोगों को, आम जनता को, क्योंकि उनको सीधी-सी बात है, प्राइवेट का तो कुछ जा नहीं रहा, प्राइवेट ने अगर पैसे लगा दिए तो वो कहेगा मेरे को तो पैसे पूरे करने हैं, वो टोल बढ़ा देगा। टोल बढ़ा देगा तो भैया हम आम जनता को पैसे पे करने पड़ेंगे और अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी पे करने पड़ेंगे, तो इकोनॉमी सफ़र होगी क्योंकि हर चीज़ के प्राइस बढ़ जाएँगे। ठीक है? और दूसरा ऐसा भी है कि पता चले कि कुछ ऐसी रोड्स थी जो गवर्नमेंट ने डेवलप की थी और फ्री थी, उन पे इन्होंने बैठ के भैया मोनेटाइज़ेशन के लिए वहाँ पे उन्होंने कोई टैक्सेस लगा दिए। वो अपने लिए तो लगाएँगे, देखो सीधी-सी बात है, हर आदमी प्राइवेट इंटरेस्ट देखता है, बट हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए और इकोनॉमी के लिए वो गलत हो जाएगा। तीसरा इन्होंने शुरू करा है कि गवर्नमेंट मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, याद रखिएगा इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनएमपी, ये एक अलग था, ये बहुत पहले शुरू हो गया था। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि मोनेटाइजेशन जो जो दूसरा इन्होंने गवर्नमेंट ने मोनेटाइजेशन का प्रोग्राम रखा है, वो एक मोनेटाइजेबल करना है एसेट को, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू रखा है। ये थोड़ा अच्छा है। ये क्या है, थोड़ा-सा इसके नीचे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए हैं कि ताकि आपको अगर प्रीलिम्स में आता है तो आप सॉल्व कर पाएँ। तो डोंट नीड टू मतलब देयर इज़ नो नीड टू राइट इन मेंस इतने डिटेल में, ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स नहीं होते, भैया तू भी थोड़ा पैसा लिया, तू भी थोड़ा पैसा लिया, तू भी थोड़ा पैसा लिया, थोड़ा-थोड़ा पैसा करके इकट्ठा कर लिया और वो कहीं प्रोजेक्ट्स में लगा दिया। ठीक है? तो वैसे ही ये भी इन्वेस्टमेंट्स को है पूल करते हैं, अलग-अलग इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं। अब तो इनका आईपीओ भी आ चुका है, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसके पैसे आएँगे इनके पास। ये पैसा जो है फिर वो या तो कंप्लीटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट उसमें लगा देंगे, उससे जो कमाई होगी उनको डिविडेंड्स दे देंगे, जिनको शेयर्स दिए थे। रेगुलेट कौन करता है इनको? सेबी करता है। और लाइक म्यूचुअल फंड्स दे हैव अ ट्रस्टी, स्पॉन्सर भी है इनमें, इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है। ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। कंक्लूजन अब आ जाते हैं, इस पे क्या लिखेंगे, हम कहेंगे भैया देखो इकोनॉमी तो वैसे बेस्ट सर्व होती है जब पब्लिक अथॉरिटीज़ डेवलप करते हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और मोनेटाइज करते हैं, क्योंकि उनको पता है, सीधी सी बात है, कोई प्राइवेट इंटरेस्ट तो होता नहीं है, तो वो उतना ही टोल वगैरह लगाती हैं, उतना ही टैक्सेस लगाती हैं जितना ज़रूरी होता है, जितना कम से कम होता है, ताकि बोझ ना बढ़े सिटीजन्स पे। ठीक है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि देखो जो मोनेटाइजेशन जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है, ये एक प्रॉब्लमेटिक भी कम है पे रूट से, और ये ज़्यादा अच्छा भी है। हमारे लिए अगर कोई हमें मोनेटाइजिंग करना है ये प्राइवेट वाले मोड से, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स दें उनको। ठीक है। रेदर दैन गिविंग देम एसेट्स वेल यूटिलाइज्ड, वी शुड गिव देम अंडर यूटिलाइज्ड। मोनेटाइजेशन करनी तो हमें इन चीज़ों की करनी चाहिए, ताकि वो कुछ अपने इनोवेटिव वे से या कुछ ऐसे तरीके से इकोनॉमी को भी बढ़ाने में हेल्प कर सकें और पैसा भी ला सकें गवर्नमेंट के पास। ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स भी थे उस आर्टिकल में, वो सब मत लिख देना, वो सारी ज़्यादा ही बुराई करने लग गए, ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। पेज 10 पे था, ये कुछ नए फ़ौनाज़ डिस्कवर हुए हैं, कुछ के लिस्ट बना लीजिएगा। मुझे पता है आप सोचेंगे कैसे याद करेंगे, भैया याद तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसको आप, ये है याद नहीं होगा, बट बार-बार आप जब रिवीजन के टाइम गो थ्रू करेंगे तो आपको ईज़ी हो जाएगा। एक तो ये ट्राइमेरेसरस सालाज़र, सालाज़र ये जो है अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन पिट वाइपर है, वाइपर मीन्स स्नेक है बेसिकली। सालाज़र, अजगर ऐसे करके याद करें ना, अजगर भी सांप होता है, ये भी सांप होता है, सांप ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। एक लाइकोडॉन डेकनेसिस था, सिस की आवाज़ कौन निकालता है, सांप निकालता है, तो याद रख लेना, डेकन दे रखा तो डेकन स्नेक है, ये डेकन वुल्फ स्नेक है कर्नाटका में। एक है स्फेरो रोथेका बेंगलुरु, ये फ्रॉग है, बेंगलुरु में मिलता है। एक है सीरियाज अंजलाई, जाल कौन बिछाता है, हम कहाँ बिछाते हैं जाल, ऐसे ही याद करना होता है। देखिए हम लोग तो ऐसे ही याद करते थे, जैसे सीरियाज अंजलाई है तो जाल अंजाल आई, तो जाल कहाँ बिछाया जाता है, पानी में बिछाते हैं, और सांपों का भी जाल होता है, तो ये आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि वाटर स्नेक है फ्रॉम केरला। एक है ग्लिप्टोथोरैक्स गाइडिकिनेसिस, सिस फिर वही बात है, इसमें तो याद करने का तरीका है, कुछ भी कर सकते हैं। कैटफिश है मणिपुर की, और गैलेटियानेसिस जो है ये स्क्रैप बीटल है फ्रॉम ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, प्लीज़ आपको जैसे भी ये याद करना पड़ेगा। एक पेज 10 पे था जो ब्लैक होल का मर्जर का दे रखा था, किसी ने अगर ब्लैक होल के बारे में जानो क्या है क्या नहीं, वो कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको लेक्चर बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अभी। थोड़ा सा इसका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था कि अर्थ का जो नियरेस्ट गैलेक्टिक नेबर है वो कौन सा है, एंड्रोमेडा, वो भी हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, ये याद रखिएगा। और फर्स्ट इंडियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट, ये थोड़े से फैक्ट्स हैं, ये आपसे लोकेशन वाइज पूछ सकते हैं इनका। तो अगर किसी ने एस्ट्रोसैट को डिटेल में जानना है क्या है, वो कमेंट डाउन करिए। आई थिंक हमने 18 या 19 अप्रैल को इसका डिस्कस किया था, बट आपने अगर जानना है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट डाउन बिलो, हम आपको इसकी डेट्स दे देंगे। थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि म्यूस है जो इंटीग्रल फील्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप, यूरोपियन है, और इसको कहाँ लगाया गया है, वेरी लार्ज टेलीस्कोप जो है चिली में। और इंफ्रारेड मैनेजिंग इमेजेस फ्रॉम ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये साउथ अफ्रीका में है। ये ना कई बार क्या करते हैं प्रेजेंस में, टेलीस्कोप्स दे देते हैं और उनके सामने की लोकेशन दे देते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखना कि क्या है क्या नहीं, इसलिए उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट था वो हमने निकाला है, ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को एस्ट्रोसैट के बारे में जानना है तो हमने कई जगह बताया हुआ था कि इसको इसमें रेफर कर सकते हैं, किसी को जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए चीज़ें। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।